हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वें बीपीएससी पेपर को देखते हुए प्राचीन इतिहास की क्लास में शुंग वंश पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, शुंग वंश का कार्यकाल 185 बीसी से लेकर 75 बीसी या 73 बीसी तक माना जाता है। मेरे साथियों, अन्य अन्य पुस्तकों में जो यहाँ पे सन है वो अलग अलग है। कहीं पे 75 बीसी लिखा हुआ है, कहीं पे 73 बीसी लिखा हुआ है। दोनों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। मेरे साथियों, शुंग वंश के बारे में जानकारी दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में मेरे साथियों पुराण से शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और आपके पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दिव्यावदान से प्राप्त होता है, गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों कालिदास की एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम से भी मेरे साथियों शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों अभिलेखीय में साक्ष्य में यदि हम देखें तो आपके अयोध्या अभिलेख से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। भरहुत स्तूप से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और बेसनगर अभिलेख या गरुड़ अभिलेख से भी मेरे साथियों शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो आइए पहले स्रोत लिख लेते हैं कि शुंग वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखिएगा लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा। शुंग वंश के वंश के बारे में शुंग वंश के बारे में जानकारी शुंग वंश के बारे में जानकारी दो स्रोत से दो कितने दो स्रोत से स्रोत से प्राप्त होता है प्राप्त होता है। कितने स्रोत से प्राप्त होता है? दो स्रोत से प्राप्त होता है। वह दो स्रोत कौन कौन से हैं मेरे साथियों? आइए देख लेते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, तो लिखिएगा साहित्यिक साहित्यिक स्रोत, यह पहला स्रोत है। और दूसरा है मेरे साथियों आपका अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, अब आइए पहले साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी पुस्तक है जिससे शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो पहले लिखिएगा सर्वप्रथम पुराण, ए नंबर पे लिखिएगा, पहला नंबर पे पुराण। और पुराण में मेरे साथियों वायु पुराण से, और आपके एक और पुराण है, लिख लीजिएगा, जगह इधर चले लिख लीजिएगा, मत्स्य पुराण से आपके शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा लिखिएगा बाणभट्ट की पुस्तक, कौन से भट्ट? बाणभट्ट, लिखिएगा बाणभट्ट के पुस्तक नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित से भी मेरे साथियों आपके शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखिएगा गार्गी संहिता से भी मेरे साथियों शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों कालिदास के एक नाटक है, काफी जबरदस्त नाटक है, और इसका जिक्र इसी वंश से संबंधित है। लिख लेते हैं कालिदास का नाटक माल विकाग्नि मित्रम। नाम क्या है? माल विकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट लिखिएगा पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य। कौन सा भाष्य? महाभाष्य। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा दिव्यावदान। इन तमाम पुस्तकों से मेरे साथियों शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जबकि अभिलेखीय साक्ष्य लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट डाल के यहाँ पे लिखिएगा अभिलेखीय साक्ष्य।
अभिलेखीय साक्ष्य। मेरे साथियों, अभिलेखीय साक्ष्य में दो तीन ऐसे अभिलेख हैं जहां से शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। पहला अयोध्या अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख। मेरे साथियों, जो अयोध्या अभिलेख है ये कहाँ पे है? अयोध्या में है। और इसकी रचना किसने करवाया था? धनदेव। किसने करवाया था? धनदेव ने करवाया था। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था, अभी पढ़ेंगे, वो उसने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किस अभिलेख से पता चलता है? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। दूसरा अभिलेख भरहुत 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 अभिलेख। भरहुत अभिलेख। मेरे साथियों, जो भरहुत अभिलेख है इसकी रचना पहले लिख लीजिएगा। इसकी रचना खुद पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो लिख लीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसकी रचना? तो आपके भरहुत स्तूप का शुंग ने करवाया था। और मेरे साथियों, यह है कहाँ पे? तो यह है आपका मध्य प्रदेश के सतना में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना में है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए। और तीसरा अभिलेख है मेरे साथियों बेसनगर अभिलेख। बेसनगर बेसनगर अभिलेख। बस इतना लिख लीजिएगा, बेसनगर अभिलेख। अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बता दूंगा कि कहाँ पे है और इसकी रचना किसने किया था। अब आइए शुंग वंश पे। शुंग वंश, यहाँ पे लिख लेते हैं शुंग वंश। मेरे साथियों, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, शुंग वंश के संस्थापक, यहाँ पे लिख लीजिएगा संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अभी डिटेल से लिखेंगे, लेकिन पहले यह लिख लीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग थे। मेरे साथियों, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के जो फैमिली मेंबर थे, यानी इनके जो खानदान थे, मौर्य साम्राज्य के सेवक थे, यानी सेवा करते थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त बनता है और बृहदत्त के यह सेनापति थे। बृहदत्त के सेनापति होते हुए मेरे साथियों, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करते हैं। और यह कब करते हैं? 185 बीसी में। कब करते हैं? 185 बीसी में। कहाँ पे करते हैं? तो मगध में। जैसे ही मगध में करते हैं तो शुंग वंश की राजधानी भी कहाँ बन जाती है? पाटलिपुत्र बन जाती है। शुंग वंश का दूसरा, मेरे साथियों, शुंग वंश का दूसरा राजधानी आपके एमपी के विदिशा को माना जाता है, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र को माना जाता है। आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा, सजो लिखिएगा, क्योंकि कहाँ से प्रश्न आ जाए हमें नहीं पता है। लिखिएगा, शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में, 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके, हत्या करके करके करता है, करता है। कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पुष्यमित्र राजा बन जाता है। अपनी राजधानी किसको बनाता है? पाटलिपुत्र को। दूसरी राजधानी इसकी कौन रहती है? एमपी के विदिशा। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, राजधानी, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, किसको? पाटलिपुत्र को बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है। जबकि जबकि दूसरी राजधानी, जबकि दूसरी राजधानी, राजधानी विदिशा, विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। विदिशा,
को बनाता है, को बनाता है, बनाता है। ठीक है मेरे साथियों, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, और जो यज्ञ के पुरोहित थे वह थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और अयोध्या में नहीं करवाया था, या मगध में ही करवाया था, लेकिन अयोध्या अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा जबान इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग तो चलाक हैं, समझ जाएंगे। लिखिएगा, अयोध्या अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से, अभिलेख से, अभिलेख से पता चलता है कि, अच्छा इसकी रचना किसने किया था? धन देव। ठीक है, लिखिएगा, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि, चलता है कि, चलता है कि पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ, लिख लीजिएगा ऐसे पूरा, 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, करवाया था। यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के पुरोहित यानी पंडित जी, यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे, पतंजलि थे। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। ठीक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट मेरे साथियों, जो पुष्यमित्र शुंग था, जो शुंग वंश का संस्थापक था, यह बौद्धों के द्वारा सताया हुआ था, और इसके बारे में जिक्र बौद्ध ग्रंथ ही में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, यह बौद्धों के द्वारा सताया हुआ था। इसीलिए यह क्या करता है कि बौद्ध जो विहार होते हैं उनको तोड़वा देता है, नष्ट करवा देता है, तथा जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनकी भी हत्या करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है? तो आपके पुष्यमित्र शुंग ने करवाता है। साथ ही साथ मेरे साथियों, एक पुस्तक है जिसका नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक के द्वारा निर्माण किए गए 84,000 स्तूपों को तोड़वाने का श्रेय इसी को जाता है। किसको? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, लिखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों द्वारा सताया हुआ था, बौद्धों द्वारा प्रताड़ित था, या सताया हुआ था, प्रताड़ित, प्रताड़ित था। इसलिए, इसलिए इसने, इसलिए इसने बौद्ध विहारों, बौद्ध विहारों को नष्ट करवाता है, नष्ट करवाता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं की, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाता है, हत्या भी करवाता है। कौन करवाता है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। पांचवा पॉइंट, दिव्यावदान, दिव्यावदान से पता चलता है कि, से पता चलता, चलता है कि, है कि पुष्यमित्र शुंग को, पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग को, शुंग को अशोक के,
अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला को तोड़ने वाला कहा गया है, कहा गया है। तो मेरे साथियों, दिव्यावदान से क्या पता चलता है? तो दिव्यावदान से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है? अशोक के 84,000 स्तूप का जो निर्माण करवाया था उसे तोड़ने वाला कहा गया है। किसे कहा गया है? तो पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। मेरे साथियों, यह बौद्धों के द्वारा सताया तो गया था, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप बौद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसा कार्य किया जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो क्या क्या कार्य किया, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला 6वां पॉइंट, पहला कार्य इसने यह किया कि अशोक के सांची के महास्तूप में एक काष्ठ वेदिका था। उस काष्ठ वेदिका के स्थान पे मेरे साथियों पाषाण वेदिका का, देखिए काष्ठ वेदिका का मतलब लकड़ी का सीढ़ी और पाषाण वेदिका का मतलब होता है आपका पत्थर का सीढ़ी का निर्माण कौन करवाता है? तो पुष्यमित्र शुंग करवाता है। साथ ही साथ मेरे साथियों आपके मध्य प्रदेश के सतना में भरहुत अभिलेख या स्तूप इसी को कहते हैं, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ही ने करवाता है, जो अपवाद माना जाता है। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग शुंग ने शुंग ने अशोक के महा महास्तूप के काष्ठ वेदिका के स्थान पर काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया ठीक है। पाषाण वेदिका का मतलब पत्थर का सीढ़ी और काष्ठ वेदिका का मतलब लकड़ी का सीढ़ी का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसी में इसके अतिरिक्त इसने मध्य प्रदेश के सतना में भरहुत स्तूप, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, लिख लीजिएगा, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। इसकी खोज भरहुत स्तूप की इसकी खोज 1837 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो मेरे साथियों, प्रश्न जहां से भी आए घुमा फिरा के आए आप कर ले जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने क्या करता है कि एक अशोक के महास्तूप, अशोक के सांची के कर लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा, सांची के महास्तूप के एक काष्ठ वेदिका होता है, यानी लकड़ी का सीढ़ी होता है, उसके स्थान पर मेरे साथियों पाषाण वेदिका यानी पत्थर का सीढ़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। इसके अतिरिक्त यह क्या करवाता है कि मध्य प्रदेश के सतना में इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया? तो 1837 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसके अतिरिक्त क्या है जो पुष्यमित्र से हमारे पेपर में आ सकता है? तो मेरे साथियों, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इसने वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना किया था, इसलिए इसके काल को
इसलिए इसके काल को वैदिक धर्म का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। मेरे साथियों, यह 1000 बार प्रश्न बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लिख लेते हैं। 7वां पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, लिखिएगा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। क्या था? एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, शासनकाल में, इसके शासनकाल में वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना हुआ, स्थापना हुआ। इसलिए, इसलिए, इसलिए इसके काल को, इसलिए इसके काल को, इसलिए इसके काल को पुनर्जागरण, पुनर, इसलिए इसके काल को पुनर्जागरण, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए इसके काल को वैदिक धर्म का, वैदिक, वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल कहा जाता है, कहा जाता है। तो मेरे साथियों, है क्या? तो इस लाइन में 7वां जो पॉइंट है, कहता है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण थे। इनके शासनकाल में वैदिक जो धर्म है यह पुनर्स्थापना किया जाता है, इसलिए इनके काल को वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इनके विजयों या युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखिएगा, थोड़ा सा हेडिंग बना लीजिएगा प्यारा सा। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग के समय, समय हुआ आक्रमण, हुआ आक्रमण, हुआ आक्रमण। मेरे साथियों, पुष्यमित्र शुंग के समय आपका 2-3 युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यवन का आक्रमण। यवनों ने क्या किया था कि पश्चिम से जीतते हुए मगध तक आ गए थे, लेकिन यह यवनों को क्या करते हैं, पुष्यमित्र पराजित कर देते हैं। पहला लिख लीजिएगा पॉइंट कि इनके समय, इनके समय, इनके समय यवन, यवनों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र ने, देखिएगा, पुष्यमित्र ने, मित्र ने उन्हें पराजित किया। लिखिए, पुष्यमित्र ने यवनों को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, एक तो यह पॉइंट हो गया। दूसरा मेरे साथियों, कलिंग का राजा, इन्हीं के समय एक समकालीन शासक था कलिंग का राजा खारवेल। खारवेल ने भी मगध पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग को हरा देता है। ठीक है, बाद में संधि उन्धि हो जाता है। दूसरा, एक मेरे साथियों विदर्भ या बरार का एक राजा थे जिनका नाम था यज्ञसेन। यज्ञसेन को हराने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था और अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित कर देते हैं। और यज्ञसेन के मेरे साथियों एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था मालविका, और मालविका से मेरे साथियों और अग्निमित्र से प्रेम प्रसंग हो जाता है। और उन्हीं की एक पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक आपके मालविका अग्निमित्र। पूरा आपका यही आपका संवाद इसी में है। नाटक जो है मालविका और आपके अग्निमित्र की जो कहानी है, जो कथा है, वह आपके कालिदास की पुस्तक किसमें है, मालविका अग्निमित्र में है। तो कई बार पूछता है आपका मालविकाग्निमित्रम और मालविका का संबंध किस पुस्तक से है, तो कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम से है। ठीक है, वह भी लिखेंगे, लेकिन ये पहले 2 युद्ध लिखने के बाद लिखिएगा। लिखिएगा, कलिंग का राजा, कलिंग शासक, कलिंग शासक खारवेल ने, खारवेल ने
खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया, आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। और इसके बारे में जानकारी कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विदर्भ या इसी को बोलते हैं बरार। क्या बोलते हैं? बरार के शासक यज्ञसेन, कौन सा सेन? यज्ञसेन को हराने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा और अग्निमित्र भी हरा भी दिए। ठीक है, तो आइए मेरे साथियों, शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इनसे इतना प्रश्न बन सकता है, जो भी प्रश्न बनेगा वह एकदम डिटेल से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आइए पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 3 इस पे इंपॉर्टेंट है, एक अग्निमित्र, दूसरा भागभद्र और तीसरे सबसे अंतिम में जो देवभूति अंतिम शासक रहते हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, 3 ही इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग के, देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। मेरे साथियों, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र का नाम होता है अग्निमित्र शासक बनता है। ठीक है, राजा बन जाता है। इनके समय में कुछ वैसा चीजें नहीं होती हैं। हाँ, यवन आक्रमण करते हैं और यवन जब आक्रमण करते हैं तो यह जाके उनको परास्त भी कर देते हैं, कभी पूछेगा नहीं। हाँ, यह जरूर पूछेगा कि इनके प्रेम प्रसंग किनसे था। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि विदर्भ या बरार के एक शासक थे जिनका नाम था यज्ञसेन, और यज्ञसेन की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था मालविका। और मालविका और अग्निमित्र में प्रेम प्रसंग की कथाओं का वर्णन कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त होता है। बस इतना ही जानिए, इतना इनफ है मेरे साथियों। ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में इतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद अग्निमित्र शासक बना। इसी से दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से लिखिएगा, यज्ञसेन के चचेरी बहन, कौन सी बहन? चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मेरे साथियों, जो पुष्यमित्र शुंग है वह, इनसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और एक तो
ये तो कतई नहीं बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद कौन राजा बना, तो अग्निमित्र बने। ऐसा प्रश्न कभी जिंदगी में न कभी आएगा, नहीं आ सकता है। हाँ, यह जरूर पूछा जा सकता है कि कालिदास की जो पुस्तक है मालविकाग्नम, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलता है। मेरे साथियों, जगह अब नहीं बचा है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा पूरा व्हाइट बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब मिटा दें तभी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं। आइए, कभी आप लोग ऐसे मिटाए हो बोर्ड? हम लोग तो जब पढ़ते थे तो सर जी चाक से लिखते थे, और चाक से बड़ा अच्छा लगता था मिटाने में। एकदम दूधिया दूधिया हम लोग ले जाते थे, हाथ से उस पर डिजाइन बनाते थे, और मोर का पंख जब होता था ना उसी में रख देते थे, कहते थे दुद्धि दुद्धि हुआ दो, पता नहीं क्या है दो। जब जब एक बगुला ऊपर से उड़ के जाता था तो अपने हाथ को रगड़ते थे, वैसे हम लोग करते थे, दुद्धि आता था हाथ में। आप लोग भी किए हैं कि नहीं किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, इनके बाद यानी अग्निमित्र के बाद शुंग वंश का नौवां शासक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शुंग वंश का नौवां शासक भागभद्र था, और भागभद्र के दरबार में एक यूनानी शासक किडास, एंडियाल किट्स का या एंडियाल किडास कहीं देता है, और एंटाल कहीं की किडास देता है, कुछ भी नाम है, बस मैं लिखवा दूंगा आपको, एंटाल किडास या किट्स भी कहीं देता है। उसी का एक राजदूत भागभद्र के दरबार में आता है, जिसका नाम रहता है मेरे साथियों हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस क्या करता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में एक वेशनगर स्तंभ लेख, या उसी को कहते हैं गरुड़ स्तंभ लेख मेरे साथियों, उसे गरुड़ स्तंभ लेख या वेशनगर स्तंभ लेख को स्थानीय भाषा में खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उसने उसने ही क्या किया, यह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस मेरे साथियों इस स्तंभ का निर्माण करवा के खुद को वासुदेव कृष्ण यानी विष्णु जी का शिष्य बताया, जबकि भागभद्र को काशी पुत्र बताया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही जान लेंगे ना भागभद्र से, तो कभी आप लाइफ टाइम में जब तक आप पेपर देने लायक हैं, ठीक है, तब तक इससे ज्यादा भागभद्र से कभी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखिएगा शुंग वंश का, लिखिएगा शुंग वंश का नौवां शासक नौवां शासक नौवां शासक भागभद्र था। कौन सा भद्र था? भागभद्र बन, भागभद्र बन या था। ठीक है, भागभद्र था। इसके शासनकाल में, या लिखिएगा इसके दरबार में, इसके दरबार में यूनानी शासक जो नाम लिखेंगे, यह इनका नाम मेरे साथियों अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ठीक है, एंटाल किडास ये इसका सही नाम मिलता है, वही लिख लेंगे। लिखिएगा एंटाल किडास, कहीं किड्स भी मिलता है तो उससे परेशान मत होइएगा। एंटाल किडास के राजदूत हेलियोडोरस आता है। तो भागभद्र के दरबार में कौन आता है? एंटाल किडास का एक राजदूत होता है, जिसका नाम होता है हेलियोडोरस, यही भागभद्र के दरबार में आता है। ठीक है, आता है, लिखिएगा दूसरे पॉइंट से, ये पहला पॉइंट कर लीजिए, ये दूसरा पॉइंट। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, विदिशा में लिखिएगा बेसनगर, यह भी स्थानीय है, बेसनगर स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, ठीक है, किसने करवाया? हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में बेसनगर स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे लिखिएगा बेसनगर
बेसनगर स्तंभ लेख को स्तंभ लेख को लेख को गरुड़ स्तंभ, देखिएगा गरुड़ गरुड़ स्तंभ स्तंभ लेख भी कहते हैं। गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ना होगा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। अभिलेख का एक वीडियो बना के 72वीं बीपीएससी के लिए डाल दिया हूँ। गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देखिएगा हेलियो, नेक्स्ट पॉइंट से हेलियोडोरस 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 खुद को भगवान भगवान वासुदेव कृष्ण का वासुदेव कृष्ण का शिष्य बताया तथा भागभद्र को, देखिएगा, तथा भागभद्र को काशी पुत्र कहा, काशी पुत्र कहा। किसने कहा? हेलियोडोरस ने कहा। भागभद्र से मेरे साथियों इतना ही प्रश्न आपके पेपर में या कोई भी पेपर में इतना ही आता है। मेरे साथियों शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है और देवभूति की हत्या इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था वासुदेव। उसने करके एक नया वंश कार्व वंश की स्थापना करता है। छोटा सा वंश है, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लिखिएगा चौथा पॉइंट, लिखिएगा शुंग वंश का अंतिम शासक शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति था। इसका सेनापति, देखिएगा, इसका सेनापति वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नया वंश मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना की, ठीक है। अब कण्व वंश मेरे साथियों बहुत छोटा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है, लिख लीजिएगा कण्व वंश, ठीक है। और शासनकाल 75 बीसी, कहीं कहीं 75 है तो कहीं 73 है, देख लीजिएगा उसके हिसाब से। 75 बीसी से आपका 30 बीसी तक कण्व वंश का शासनकाल था, ठीक है। अब इसके संस्थापक लिख लेते हैं। संस्थापक तो ऊपर वैसे पढ़ लिए हैं, किसको मार के किस बना था, तो कौन था? वासुदेव, लिख लीजिएगा वासुदेव यह था, ठीक है। और यह भी मेरे साथियों ब्राह्मणी थे। क्या थे? ब्राह्मण। वासुदेव भी ब्राह्मण थे। राजधानी क्या थी? राजधानी, छोटे छोटे पेपरों में राजधानी भी पूछ लेता है तो लिख लेते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र ही था। मेरे साथियों इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर मगध पर एक नया राजवंश सातवाहन राजवंश की स्थापना किया था। बस इतना ही लिखना है, लिखिएगा कण्व वंश का अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा बना। कौन बना? सुशर्मा या सुवर्मन, कहीं कहीं मिलता है। सुशर्मा या सुशर्मन बना। इसकी हत्या सिमुक ने
करके करके मगध पर एक नया राजवंश राजवंश सातवाहन वंश की स्थापना किया। सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो मेरे साथियों, आज का हमारा जो विषय था शुंग वंश, एकदम विस्तृत चर्चा किए हैं। कोई भी पार्ट छोड़े नहीं हैं। जो भी हमारे पेपर में छोटे से बड़े लेवल तक है, सब में यहीं से आ जाएगा। इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा, महिला मित्र से जरूर करवाइएगा। ठीक है मेरे साथियों, वादा है ना, विद्या माई कसम है, करवा जरूर दीजिएगा। तो मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।